सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेजमेंट की। मैनेज तो मिस्टर एंड मिस्टर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट मैनेजमेंट क्या है, मिस्टर एंड मिस्टर। ओके, तो बेटे सबसे पहले मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मूवेबल असेट्स हैं, मूवेबल असेट्स की जो भी मूवेबल असेट्स हैं रिसीव्स एंड पेमेंट की, मीटिंग्स की, मीटिंग अटेंड करने की और रिकॉर्ड्स रखने की, ये चारों बेटे रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं मैनेजमेंट की। तो बेटे ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है बेटे, ये जिस तरह आप लोग नोएडा के अंदर, मयूर विहार के अंदर, और आपने देखा होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फ्लैट्स हैं, सुपर बाजार्स हैं, ये सब बेटे नहीं बेटे ये चैरिटेबल नहीं होती और इसका पर्पज भी कोई दान नहीं होता। इसका पर्पज होता है टू हेल्प देमसेल्फ, यानी जो मेंबर्स हैं उनके फायदे के लिए, उनके लिए घर बनाना, उनको सस्ती चीजें मुहैया कराना, उनके लिए मार्केट अरेंज करना। कोऑपरेटिव का मतलब सहयोग करना, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा अपने आप को फायदा पहुंचाना। ठीक है, तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स का दफ्तर है। बेटे कोऑपरेटिव दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव, यानी जिनको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस पर सेंट्रल एक्ट लगता है जो 2002 में बना। उससे पहले तक जो कोऑपरेटिव्स थी वो स्टेट का सब्जेक्ट था, यानी हर स्टेट ने अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया हुआ था। जिस तरह सोसाइटी एक्ट है इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टेट वाइज, फिर हम समझेंगे ये जो नया एक्ट 2002 में आया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। तो बेटे जो मैनेजमेंट है, इसका मैनेजमेंट होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर जो भी इलेक्टेड हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जितनी उसकी मूवेबल और इमूवेबल असेट्स होती हैं उनको रखना, रिसीट एंड पेमेंट करना, मीटिंग अटेंड करना और रिकॉर्ड्स रखना। अब हमें समझना है कि इनका ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है। क्या समझना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर। तो बेटे जो समझने वाली बात है कि इनका जो ऑडिटर होता है वो सीए हो सकता है, या फिर जो बेटे एज ए ऑडिटर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम कर चुका हो, मैं एम्प्लॉय रहा हो। ठीक है, सीए हो सकता है। इसको बेटे अपॉइंट कौन करता है, इसको बेटे रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करता है। और इनका जो रेम्यूनरेशन होता है, ये रेम्यूनरेशन परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है।
क्या होता है? रेम्यूनरेशन परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है। तो बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर समझिए कि मिस्टर दोषी भी हो सकते हैं और मिस्टर ABC जो कि एम्प्लॉय रहे हुए हैं, एक्स रजिस्ट्रार रहे हों या ऑडिटर रहे हों, ये सारे लोग ऑडिटर हो सकते हैं। अब बेटे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि क्या क्या बुक्स रखनी पड़ती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बताऊंगा वो बिल्कुल कंपनी से लिंक करके बताऊंगा, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो बेटे ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिस तरह कंपनी में, इसमें भी 3 चीजों की बुक्स एंड अकाउंट रखनी पड़ती है: रिसीट एंड पेमेंट, सेल एंड परचेज एंड असेट्स एंड लायबिलिटी। क्या क्या रखनी होती है? रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल्स, सेल्स एंड परचेज की डिटेल्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल, ये सब हमको बुक्स रखनी होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। ओके, ओके। अब बेटे हमने इसके जो प्रिंसिपल्स के लिए, जो कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स हैं या कोऑपरेटिव के जो प्रोविजंस हैं, उसके लिए एक प्रोविजंस है। तो अब हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स। क्या समझेंगे? कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स। तो होते क्या हैं ये कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल? एक हमने बनाया है बच्चे न्यूमेरिक्स, एक निमोनिक्स बनाया है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी हवाई जहाज में उड़ रहा है। कंपनी सेक्रेटरी इन एयर एंटर डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ओके, ये तो जी हम आपके हैं कौन में बार बार माधुरी कहती थी वेरी स्मार्ट, तो बेटे यही समझिए। कंपनी सेक्रेटरी इन एयर एंटर डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट, यानी CSIAIR तो बेटे क्या हुआ? CS in air enters the date of birth very smart। तो बेटे CS यानी कंपनी सेक्रेटरी इन एयर एंटर डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। तो बेटे ये प्रोविजंस हमको सबसे देखना है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। शेयर्स जो है 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक आदमी का, और 20%। इंटरेस्ट देखना है किस किस पार्टी का, जो हमको देखना है कि ये जो कोऑपरेटिव है, इंटरेस्ट टू मेंबर, यानी मेंबर्स के हित में चल रही है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को चेक करना है। इसके जो प्रोविजंस है, पहला प्रिंसिपल कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, शेयर 1000 और एक आदमी के एक मेंबर 1000 रुपए से ज्यादा के शेयर नहीं ले सकता, और यदि शेयर कैपिटल 5000 से कम है तो 20% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकता। साथ ही साथ हमको इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स देखना है। ठीक है।
दूसरा हमको देखना है एक्सेप्ट लोन। इन एयर था ना, इन एयर। नेक्स्ट है नो लोन टू आउटसाइडर, यानी मेंबर्स के अलावा किसी को लोन नहीं दे सकता। एक्सेप्ट केवल एज पर टर्म्स कर सकता है। जो एक्सेप्ट लोन एज पर टर्म्स, जो भी रजिस्ट्रार एग्री करे। इन्वेस्टमेंट केवल कहां कर सकता है? इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो CS इन एयर। ओके, बेटे जितना भी प्रॉफिट होगा इसका 20% बेटे क्या करना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। 20% रिजर्व। तो प्रोविजंस क्या है? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, शेयर 1000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। मेंबर्स के इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, मेंबर्स के हितों में, मेंबर्स का हित देखना पड़ेगा। किसी आउटसाइडर को लोन नहीं दे सकता। एक्सेप्ट भी लोन करेगा, एज पर टर्म्स करेगा। इन्वेस्ट एज पर अप्रूव्ड सिक्योरिटी करेगा। 20% ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, कुछ स्टेट फंड क्या कहते हैं कि बेटे कुछ पैसा आपको किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? एजुकेशन फंड के अंदर। कुछ पैसा बेटे एजुकेशन फंड के अंदर। ठीक है, आपको डेट देखने होंगे, ओवर ड्यू डेट देखने होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जितने डेट्स हैं, कोई भी ओवर ड्यू अमाउंट है वो एक्रूड नहीं दिखाई जाएगी, विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर। समझ में आया बेटे? यदि मान लो जैसे बेटे 31 मार्च को आपकी एक इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को ड्यू थी। 31 मार्च की हम बैलेंस शीट मान रहे हैं। 15 मार्च को एक इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, उसकी इंटरेस्ट नहीं आई, इंटरेस्ट नहीं आई। और एक बेटे 15/4 को उसकी भी इंटरेस्ट 31/3 को नहीं आई। तो ये बेटे क्या है? ये ओवर ड्यू हो गई ना, यानी जिसकी केवल उन एक्रूड को ले सकते हैं ओवर, जिनकी डेट नहीं निकली हो। जिसकी डेट निकल गई यानी एक्रूड ओवर ड्यू हो गया, उस पेमेंट को हम एक्रूड इंटरेस्ट में नहीं दिखा सकते। ओके, इसके बैड डेट्स का प्रोविजन केवल तब कर सकते हैं जब ऑडिटर सर्टिफाई कर दे। ओनली आफ्टर सर्टिफिकेशन, बिना सर्टिफिकेशन के हम बैड डेट्स नहीं दे सकते। उसके बाद में बेटे हमको जो BCREP हम बताते हैं, जितनी भी असेट्स हैं उनका वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन तो दे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है। क्या देनी होती है? स्पेशल रिपोर्ट। तो बेटे कोऑपरेटिव के अंदर हमने बेटे क्या बताया आपको?
बेटा बिल्कुल हम लिंकिंग करते हुए चलेंगे कंपनी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने मेंबर्स के हित में आपस में मिलकर काम करती हैं। इनका कोई चैरिटेबल पर्पज नहीं होता, पर्पज इनका होता है अपने मेंबर्स के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराना, प्रॉफिट मुहैया कराना, मकान मुहैया कराना, कोई भी चीज अपने कोऑपरेटिव्स के लिए। ओके, अपने को ओके। तो बेटे ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले हमें समझना है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किस इसके अंदर मैनेजमेंट की क्या है। असेट्स मूवेल और रिमूवल को की सेफ कीपिंग, रिसीट एंड पेमेंट को देखना, मीटिंग अटेंड करना, रिकॉर्ड्स रखना, ये सब मैनेजमेंट की ड्यूटी है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है और वो ऑडिटर सीए भी हो सकता है और ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो पहले सोसाइटी के अंदर काम कर चुका हो। इनका रेम्यूनरेशन वर्किंग कैपिटल के हिसाब से हो सकता है। ये सारी बातें बेटे समझ में आई? बच्चा क्लियर हुई? एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि जो ऑडिट का पेपर है ये प्रेसी बेस्ड पेपर है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बड़े ध्यान से करना है। सिलेबस आपका ज्यादा है, आपको लिंक करते हुए चलना है कि क्या है कंपनी ऑडिट में और क्या है कोऑपरेटिव में। मैं वहीं से लिंकिंग कराऊंगा, कारो 227 से अभी लिंक करा दूंगा। ओके, यस सर। तो बेटे सबसे पहले हमने समझ लिया कोऑपरेटिव के बारे में। अब जो स्पेशली जो प्रोविजंस हैं जिसके लिए हमने एक आपके सामने एक निमोनिक्स बताया कि CS इन एयर एंटर्स डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। CS इन एयर कंपनी सेक्रेटरी ने हवा में डेट ऑफ बर्थ एंटर की, वेरी स्मार्ट। तो CS इन एयर एंटर डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। C मीन्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, S मीन्स शेयर, I मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, N मीन्स नो लोन टू आउटसाइडर एक्सेप्ट लोन ओनली एज पर टर्म्स, इन्वेस्ट इन द अप्रूव्ड सिक्योरिटी, 20% इन रिजर्व। एजुकेशन फंड में कुछ स्टेट फंड वाले मांगते हैं, डेट देखने होंगे, ओवर ड्यू डेट देखने होंगे, बैड डेट्स जो सीए ने सर्टिफाई किए, BCR इलेक्ट्रॉनिक फिलियर हमें देखना ही है और एक स्पेशल रिपोर्ट देनी है। तो ये प्रोविजंस आपको समझ में आए? वेरी स्मार्ट। CS इन एयर एंटर्स डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। ये सर ये तो बहुत बढ़िया रहा, हमको याद हो गई। अब हमको समझना क्या है? तो बेटे ये समझ में आया? हाँ जी सर, ये तो हमको तो बेटे ये जो स्पेशल रिपोर्ट है इसके लिए भी हमने एक PM का डर, प्राइम मिनिस्टर का डर, ये स्पेशल रिपोर्ट के लिए निमोनिक्स तैयार किया। तो ये बेटे आपको समझ में आया? CS इन एयर एंटर्स डेट ऑफ बर्थ, CS इन एयर एंटर्स डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। C में हमको देखना होता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से कोऑपरेटिव सोसाइटी
चल रही है या नहीं। ओके। दूसरा हमको ये देखना पड़ता है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी मेंबर्स के पास थाउजेंड्स रुपीज से ज्यादा के शेयर्स नहीं हो सकते, और अगर वो 5,000 से कम वाली सोसाइटी है तो 20% से ज्यादा किसी पर्टिकुलर मेंबर पर शेयर नहीं हो सकते। ओके। उसके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर देखना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है वो मेंबर्स के इंटरेस्ट में चल रही है, ये चीजें हमको देखनी। तो बेटे ये हमने बताया आपको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को, हमें ऑडिटर को चेक ये करना पड़ेगा कि सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से चल रही है या नहीं। किसी भी मेंबर का शेयर 1,000 से ज्यादा नहीं है, कोऑपरेटिव मेंबर्स के हितों के अनुरूप चल रही है, कोई लोन मेंबर्स के अलावा किसी और को, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, वो लोन नहीं दे सकती। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो सबसे पहले आपको मेंबर बनाते हैं। ओके। नो लोन टू आउटसाइडर।
किसी भी आउटसाइडर को कोई लोन नहीं देना है, और जो भी लोन एक्सेप्ट करना है ये एज पर टर्म्स करना है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में ही करना है। इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी 20% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एजुकेशन फंड, कुछ स्टेट कहते हैं कि रिजर्व कुछ सर्टेन प्रॉफिट का परसेंटेज कोऑपरेटिव का एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करना है। यदि ऐसा केस है तो हमें ये चेक करना है कि वास्तव में ये एजुकेशन फंड ट्रांसफर किया गया है या नहीं। डेट को देखना है, और डेट में ये देखना है यदि कोई ओवर ड्यू इंटरेस्ट है, ओवर ड्यू अमाउंट है, तो उसको हमें एक्रूड इनकम में नहीं दिखाना है। बैड डेट्स का प्रोविजन केवल तब करना है जब ऑडिटर्स ने सर्टिफाई किया हो। उसके अलावा जिस तरह हम हर एक ऑडिट में वैल्यूएशन चेक करते हैं, एसेट्स का कंप्लीटनेस चेक करते हैं, राइट देखते हैं टाइटल डीड का, एग्जिस्टेंस देखते हैं यानी फिजिकल वेरिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें कोऑपरेटिव में भी देखेंगे। उसके अलावा एक स्पेशल रिपोर्ट और देखते हैं जिसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है, पीएम का डर। पीएम का डर, ठीक है, तो इसके लिए हमें पीएम का डर, ये स्पेशल रिपोर्ट, तो बेटे हमें सबसे पहले इसके अंदर देखना है पीएम का डर। पीएम का डर क्या होता है? कोई पर्सनल प्रॉफिटियरिंग तो नहीं है, ये देखना है। पर्सनल प्रॉफिटियरिंग, उसके बाद में मिसमैनेजमेंट देखना है, कहीं मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा। मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा, साथ में यदि कोई फ्रॉड है उसको देखना है। तो बेटे कोई एडवांस वेस्टेड ग्रुप को तो नहीं दिया जा रहा, और रेकलेस एडवांसिंग तो नहीं हो रही। तो बेटे इन सारी चीजों पर एक स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है। 5 चीजों पर, जिसको हमने कहा पीएम का डर, तो कोऑपरेटिव में क्या करना होता है? हमें एक स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है। यदि मेंबर्स अपने पर्सनल प्रॉफिट कमाने में मशगूल है, या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या कोई फ्रॉड हमारी नजर में आता है, या एडवांस भाई भतीजावाद अपने ही लोगों को, रिश्तेदारों को, जानकार को, या अपनी ही कोई कंपनी बना के कोऑपरेटिव के पैसे को उसमें यूज किया जा रहा है, तो उसको हमें देखना है। उसके अलावा रेकलेस एडवांसिंग देखना। बेटे ये गलत बात है ना कि कोई आदमी ने बनाई तो कोऑपरेटिव, अब कोऑपरेटिव का मतलब है सहयोग सभी का, और क्या करें, चेयरमैन और डायरेक्टर पर्सनल पैसे, चेयरमैन है या गवर्निंग काउंसिल है, वो अपना खुद का पैसा में कमाने में मशगूल है। मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या तो इन 5 चीजों की, ये 5 बेटे हमको क्या करना है, इन 5 चीजों की हमको स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है कि कोई मेंबर अलग से अपना व्यक्तिगत फायदा तो नहीं उठा रहा है, कोई अपना व्यक्तिगत फायदा तो नहीं उठा रहा है, प्रबंधन में कमी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, या भाई भतीजावाद तो नहीं है, यानी रिश्तेदारों को पेमेंट दिया जा रहा है, या रेकलेस
रेकलेस मीन जैसे गाड़ी चलाते बिना कुछ ध्यान दिए हुए, अंधाधुंध तरीके से। रेकलेस मीन्स अंधाधुंध, अंधी तरीके से, अंधे होके, अंधाधुंध। ओके, तो ये पांचों चीजों की हमको स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है। ओके, अब बेटे इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो बेटे रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के लिए तो बेटे हमने आपको बताया ही है कि रिपोर्ट के अंदर कारों में हमने या सेक्शन 227 2A और 3A के अंदर बताया था IEEE एंड ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट एंड P&L। तो बेटे इसके अंदर भी रिपोर्ट के अंदर ट्रू एंड फेयर देना होता है, बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ द P&L। उसके अलावा हमको रिपोर्ट देनी है ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैज बीन, ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड expenses have been obtained, proper books of accounts have been maintained। ओके, उसके अलावा ब्रांचेज यदि हों, कोऑपरेटिव में ब्रांचेज होती नहीं है तो ब्रांचेज की जगह केवल IEEE भी हो जाती है। बुक्स of accounts are in agreement, या आप लिख दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, समझ में आया? ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट एंड P&L, all the required information and explanation has been obtained, books of accounts and FSR in agreement with books of accounts। ये हमको रिपोर्ट देनी होती है। इसके अलावा हमको कुछ रिपोर्ट और देनी होती है जिसको हमने निमोनिक्स नाम दिया मस्ती। क्या नाम दिया? मस्ती और करनी होती है। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऑडिट का ऑडिट, मस्ती का मस्ती। ओके, तो बेटे यदि मटेरियल या प्रॉपर्टी का कोई फ्रॉड तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, इसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी होती है। कोई एनी अदर मैटर यदि बेटे रजिस्ट्रार ने हमें सौंपा है उसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी होती है। उसके अलावा सम्स नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट, कोई सम्स जो रिसीव हुए, सम्स नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट, वो अकाउंट्स में नहीं लाए गए। ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन contrary to rules, contrary to rules and irregularity। ओके, तो हमें बेटे क्या देखना है? CS इन एयर ये हमने देख लिया, PM का डर देख लिया, उसके बाद में ट्रू एंड फेयर देख लिया,
प्लस IWV देख लिया, प्लस मस्ती देख लिया, ये बेटे हमारा ऑडिट हो जाएगा। मस्ती में क्या है कि मटेरियल एंड प्रॉपर्टी, कोई फ्रॉड, एनी अदर मैटर, सम्स नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रेरी टू रूल्स एंड इरेगुलरिटीज। तो कुल मिला के बेटे हमारे को ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये बेटे रिपोर्ट देनी होती है, ये स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है। इनके अलावा हम जनरली क्या करते हैं, एक क्वेश्चनार देते हैं, जनरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, इसकी एक क्वेश्चनार भरते हैं। इस तरह हमारा होता है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आया सर? ये तो समझ में आ गया। ठीक है कि CS इन एयर है ना। तो बेटे क्या क्या समझे? सबसे पहले हम लोग समझे कि जो मैनेजमेंट है उसकी 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसके लिए हमने कहा मिस्टर याद आ गया? मिस्टर से हाँ सर आ गया। मूवेबल प्रॉपर्टी रखनी है, रिसीट एंड पेमेंट का रिकॉर्ड रखना है, मीटिंग अटेंड करनी है और रिकॉर्ड्स रखने हैं। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। वो CEO को भी कर सकता है और किसी ऐसे आदमी को कर सकता है जो पहले रजिस्ट्रार में के दफ्तर में ऑडिट का काम करता रहा हो। इसका रेम्यूनरेशन रजिस्ट्रार डिसाइड करता है, जो कि वर्किंग कैपिटल की परसेंटेज के बेसिस पे होता है। ओके। प्रिंसिपल्स में क्या याद रखेंगे? सर CS इन एयर एंटर्स, डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट, ये बेटे निमोनिक्स है। तो C का मतलब क्या? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल तो चल रही है या नहीं? शेयर किसी के पास 1000 रुपए से ज्यादा तो नहीं है? इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स को ध्यान में रख के काम हो रहा है या नहीं? नो लोन टू आउटसाइडर, मेंबर्स के अलावा किसी और को लोन तो नहीं दिया गया। एक्सेप्ट लोन ओनली एज पर टर्म्स एंड अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। इन्वेस्ट ओनली इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, 20% रिजर्व बनाना है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन फंड में ट्रांसफर को कहते हैं, उस केस में हमें क्या करना है? एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करना है। डेट्स को देखना है, ओवरड्यू डेट्स को देखना है, ये एंश्योर करने के लिए कि कोई भी ओवरड्यू डेट्स, ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू इनकम रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। बैड डेट्स का प्रोविजन हम तभी करेंगे जब ऑडिटर सर्टिफाई कर दे। बाकी हमको BCR इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स यूज करना है, यानी वैल्यूएशन देखना है, कंप्लीटनेस देखनी है, राइट देखना है, एग्जिस्टेंस देखनी है और प्रेजेंटेशन देखना है। एक हमको स्पेशल रिपोर्ट बनानी होती है। इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर बेटे क्या देखना है? ये PM का डर देखना है, यानी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें देखना है कोई पर्सनल प्रॉफिटियरिंग तो नहीं हो रही है, मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है, मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, और कहीं वेस्टेड ग्रुप्स को एडवांस तो नहीं दिया जा रहा है, रैकलेस एडवांसिंग तो नहीं हो रही है, ये देख लेना है। उसके बाद रिपोर्ट देखना है। रिपोर्ट के अंदर ट्रू एंड फेयर में बैलेंस शीट एंड P&L का ट्रू एंड फेयर देखना है। IWV देखना है कि ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड, बुक्स हैव बीन, बुक्स आर मैचिंग विद द बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। अब नेक्स्ट एक रिपोर्ट का पार्ट है, हमें इसमें मस्ती भी करनी होती है। क्या करनी होती है? मस्ती। तो मस्ती भी स्पेशल रिपोर्ट 5 पॉइंट स्पेशल है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कोई डिटेक्ट तो नहीं हुआ है, एनी अदर मैटर रजिस्ट्रार का, साथ में कोई सम्स नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट, ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स और एनी इरेगुलरिटी। ये सारा चीजें हमको देखनी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब बेटे जैसा कि मैंने बताया 2002 के अंदर आ गया मल्टी स्टेट
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। क्या आ गया? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो बेटे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 ये क्या कहता है, ये जरा हम समझते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो बेटे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट समझिए। सबसे पहले इसमें देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें देखिए क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेटे जैसा हमने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, इसी तरह बेटे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमको रिसीट एंड पेमेंट की, सेल एंड परचेज की, असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके अलावा अगर ये प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, तो बेटे उसके जिस तरह कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते थे तो उसके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। यदि कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है तो बेटे उसके रिकॉर्ड्स रखने। तो ये बेटे लगभग जो कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन थी उससे मिलती जुलती लग रही है। हाँ सर, मिलती जुलती, बस उसमें उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहते थे, इसमें प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के रिकॉर्ड्स कहेंगे, है एक ही बात। ओके, अब आ जाइए ऑडिटर। बेटे जैसा कि हमने बताया जो स्टेट कोऑपरेटिव हैं उसमें ऑडिटर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो ऑडिटर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहती है कि इसका जो ऑडिटर होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा, ठीक है। और सेक्शन 72 इसका कहता है बट नॉट, बेटे जैसे 226 की डिस्क्वालिफिकेशन थी, सेम डिस्क्वालिफिकेशन इसके अंदर है। 226 की जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन से सेम डिस्क्वालिफिकेशन है। ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ऑफिशियल या एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता, पार्टनर और एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑफिशियल या एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता जिसने 1000 रुपये से ज्यादा का लोन ले रखा हो। तो जो कंडीशंस बेटे सेक्शन 226 में थी वही कंडीशंस सेक्शन 72 में है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आपने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कंपनी एक्ट 209 की तरह है, ये भी बेटे सेक्शन 226 की तरह है। अब आ जाइए नेक्स्ट चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो वो भी बेटे कंपनी एक्ट की तरह ही है। सेक्शन 72 के अंदर क्या कहता है कि जो फर्स्ट ऑडिटर होगा, फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ अपॉइंट हो जाएगा, जैसा कंपनी में होता था, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। और बेटे सब्सीक्वेंट, जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होगा
वो अपॉइंट होगा एजीएम के अंदर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर किसमें अपॉइंट होगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम के अंदर ही अपॉइंट होगा। ये बेटे समझ में आया? यस सर। तो बेटे ये आपको सेक्शन, अब बेटे नेक्स्ट हमने आपको सेक्शन कुछ बताए थे कंपनी एक्ट के अंदर, ध्यान आ रहा है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमने सेक्शन बताए थे 227(1)(a) और ये हमने आपको बताया था कि हम इसी से लिंक कर देंगे। इसी से हम लिंक कर देंगे कोऑपरेटिव को। ध्यान आया? तो बेटे इसकी जगह यहां पर है सेक्शन 73(2), इसकी जगह है 73(3) और इसकी जगह है 73 सबसेक्शन 4। ओके। तो बेटे इसके अंदर हमने आपको क्या बताया था? इसमें हम बताते थे आपको एसबीआई डीपीएस। ओके, क्या बताते थे? एसबीआई डीपीएस बताते थे। तो इसके अंदर बेटे इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, डिपॉजिट हो नहीं सकता। तो बेटे बाकी चारों पॉइंट सेम के जो सिक्योर्ड लोन है दिखाए गए हैं वो वास्तव में सिक्योर्ड हैं या नहीं। तो बेटे इसके अंदर भी जो कंपनी है ना सिक्योर्ड लोन, तो बेटे कंपनी एक्ट के 227 में हम देखते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली पब्लिक स्कूल एसबीआई डीपीएस, तो इसमें आईडी एक कार्ड देते हैं, केवल एसबीपीएस लिखते हैं कि सिक्योर्ड लोन जो दिखाए गए हैं वो वास्तव में सिक्योर्ड हैं या नहीं, वास्तव में सिक्योर्ड हैं। दूसरा जो बुक्स एंट्रीज हैं, जो बुक्स एंट्रीज हैं, बुक्स एंट्रीज they are not prejudicial, they are not prejudicial to the interest of the company। ये उसके हितों के खिलाफ तो नहीं है। नेक्स्ट, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर के यहाँ पर एक्सपेंसेस बॉडी P&L में तो चार्ज नहीं किए गए हैं, और जो शेयर्स हैं उन पर कैश रिसीव हो गया है। तो ये बेटे सेम पॉइंट जो हम कंपनीज में करते थे वही पॉइंट्स यहां करते हैं। 73(2) के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सेम पॉइंट हम ट्रू एंड फेयर देखेंगे, बैलेंस शीट का एंड P&L का, कि बैलेंस शीट इज प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर फॉर द ईयर एंडेड अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑन, और P&L फॉर द ईयर एंडेड सही पोजीशन दिखा रहे हैं या नहीं। इसके अंदर हम देखते थे IEEE ABCD। तो बेटे ABCD अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोल्ड, सेस, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। IEEE इसमें हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड, बुक्स हैव बीन मेंटेन्ड, branch returns have been incorporated, and branch returns, proper books have been maintained, and books are in agreement with FS। समझ में आया? यस। तो बेटे पूरा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है सेक्शन बदले गए,
अदरवाइज वो कंपनी एक्ट ही समझिए। क्या समझिए आप? इसको कंपनी एक्ट ही समझिए। ठीक है, तो इसको बेटे क्या समझना है? कंपनी एक्ट ही समझिए। तो ये आपका हुआ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। अब बेटे एक स्पेशल सेक्शन 78, आपको दो चीजें और समझनी है। ये बेटे ऑडिट हो गया, कई बार जो है इनका स्पेशल ऑडिट भी होता है। क्या होता है? स्पेशल ऑडिट। तो बेटे सेक्शन 77 स्पेशल ऑडिट, और बेटे सेक्शन 78 के अंदर होता है इंक्वायरी। ठीक है, तो बेटे स्पेशल ऑडिटर की सेक्शन 78(7) के अंदर स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 78 के अंदर इंक्वायरी एंड सेक्शन 79 के अंदर इंस्पेक्शन। तो बेटे तीन सेक्शन आपको और समझने। सेक्शन 78 स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 78 इंक्वायरी एंड सेक्शन 79 इंस्पेक्शन। ठीक है, तो बेटे ये बेटे जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके या सीजी प्लस एसजी मिलके अगर बेटे 51% होल्डिंग है, किसमें? होल्डिंग इन कोऑपरेटिव, तो बेटे क्या कर सकते हैं? वो किसी भी सीए को, ओके, या तो किसी भी सीए को, चाहे उस पर सीओपी हो या ना हो, या ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट के लिए एंगेज कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल ऑडिट के लिए एंगेज कर सकते हैं कब? अगर इनको लगता है, क्या लगता है? अगर इनको ये लगता है यदि इनको लगता है कि ये जो कंपनी है, सोसाइटी है, वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रही है, साउंड, या ये बेटे डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट, या एंडेंजर सॉल्वेंसी। ठीक है, यानी सिसक रही है, सिस रही है, मतलब या तो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रही है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो सोसाइटी है ये साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रही है, ये डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स और इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जिस तरह ये चल रही है इसकी सॉल्वेंसी खतरे में है, तो स्पेशल ऑडिट करा सकती है। समझ में आया? स्पेशल ऑडिट सेक्शन 77 में कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिनका होल्डिंग 51% है और उनको लगता है या तो जो सोसाइटी है
वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल पे नहीं चल रही है, या जिस तरह चल रही है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और इट में एंडेंजर द सॉल्वेंसी, इन सब केसेस के अंदर क्या हो सकता है, स्पेशल ऑडिट करा सकती है किसी भी सीए से या उसी के ऑडिटर से, और स्पेशल रिपोर्ट जो जो पॉइंट्स कहेंगे उस हिसाब से स्पेशल ऑडिट करा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा एक इंक्वायरी भी हो सकती है अगर फेडरल सोसाइटी, बेटे जिस तरह अपनी एसोसिएशंस होती हैं तो एक फेडरल सोसाइटी होती है, यानी सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटियों की फेडरेशन या एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का संघ, या तो उस तरह के संघ का कोई मेंबर है और फेडरल सोसाइटी कंप्लेन करती है, या कोई क्रेडिटर्स कंप्लेन करता है, या 1/3 बोर्ड कंप्लेन करता है, या 1/3 बोर्ड करता है, या 1/5 ऑफ द मेंबर्स, या 1/5 ऑफ मेंबर्स। तो बेटा या तो फेडरल सोसाइटी करती है, या क्रेडिटर्स करता है, या 1/3 बोर्ड करता है, या 1/5 ऑफ द मेंबर्स करते हैं। ये चारों लोग कंप्लेन करते हैं, तो उस केस में, दोनों ही केसेज में यही चारों लोग कंप्लेन करते हैं, तो वो इंक्वायरी कर सकती है। क्या कर सकती है? इंक्वायरी कर सकती है। इस केस के अंदर किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, और इस केस के अंदर इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। सर फर्क क्या हुआ? इस इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी तो बेटे उसको कस्टडी में किताब लेने की पावर एक्स्ट्रा होगी, बाकी सम्मन की पावर होगी, ओथ की पावर होगी। इसके केस में ऑफिसर होगा तो ऑफिसर क्या क्या कर सकता है? एसेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सम्मन कर सकता है, बट नॉट ऑन ओथ। उसके अलावा एजीएम कॉल करने के लिए कह सकता है। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो 7 दिन के अंदर खुद कॉल कर सकता है, और इन करने के बाद में इनकी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसको दे देगा? रजिस्ट्रार को दे देगा, और रजिस्ट्रार इस रिपोर्ट को कहां कहां भेजेगा? सोसाइटी को और कंप्लेनेंट को। भेजेगा। तो इस तरह करके इसका ऑडिट हो जाता है। ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर दे देनी है, 3 मंथ्स के अंदर। तो बेटे ये समझ में आया? सर इतनी जल्दी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, हमको तो उम्मीद ही नहीं थी। बेटे इसको होने का जो रीजन है आ रहे हैं, इसका दिया है आपके कंपनी ऑडिट से। तो कुल मिला के आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट पढ़ा। क्या क्या पढ़ा बेटे? एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव, और ये 2002 से एक आ गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में सबसे पहले हमने पढ़ा 4 चीजों की मिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मूवेबल एसेट्स
की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, रिसीट एंड पेमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, मीटिंग अटेंड करने की रेस्पॉन्स, कॉल करने और अटेंड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, रिकॉर्ड रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। उसके बाद आपने पढ़ा ऑडिटर। ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? हाँ बताओ बच्चों, कौन करेगा ऑडिटर? ऑडिटर रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा। किसको कर सकता है? सीए को कर सकता है, या कोई ऐसे व्यक्ति को कर सकता है, ऐसे पर्सन को कर सकता है जो पहले ऑडिट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर काम कर चुका हो। काम कर चुका हो ऐसे व्यक्ति को कर सकता है। और क्या कर सकता है? इसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। तो स्टार वो किसके हिसाब से होगा? वो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से होगा। ओके, अब जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए हमने एक निमोनिक्स याद किया है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। CF इन ईयर, एंटर्स डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। ओके, तो कंपनी सेक्रेटरी इन ईयर, एंटर्स डेट ऑफ बर्थ वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो बेटे ये हुआ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हमको देखना पड़ेगा। ओके, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स देखना होगा, सिक्योरिटी देखनी होगी। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सिक्योरिटी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल देखना होगा। शेयर देखने होंगे, 1000 से ज्यादा तो नहीं है, या 20% से ज्यादा तो नहीं है। इंटरेस्ट, मेंबर्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या नहीं। नो लोन टू आउटसाइडर। ओके, CS इन ईयर, एक्सेप्ट लोन्स ओनली फ्रॉम द अप्रूव्ड पर्सन। I मीन्स इन्वेस्ट ओनली इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। R मीन्स 20% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उसके अलावा हमको क्या देखना है? कुछ स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन फंड में ट्रांसफर को कहते हैं, तो एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करना है। डेट्स को देखना है, ओवरड्यू डेट्स को देखना है। बैड डेट्स केवल वो लेने हैं जो शेयर सीए ने सर्टिफाइड किए हुए हैं। वी के अंदर हमने बताया, जो हम हमेशा कहते हैं, हर ऑडिट में कहते हैं, VCR इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर। तो VCR इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन, ये हमको देखना ही है VCR इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर। उसके अलावा हमने क्या देखना है? स्पेशल रिपोर्ट देखनी है। स्पेशल रिपोर्ट के अंदर हमें 5 चीजें, PM का डर, यानी PM का डर हमने एक निमोनिक्स यूज किया है, तो 5 चीजें हमको रिपोर्ट में देखनी है। पहला चीज, कोई पर्सनल प्रॉफिटियरिंग तो नहीं हो रही है, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग तो नहीं हो रही है। दूसरा, मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा हमको देखना है कोई डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड तो नहीं है। उसके अलावा जो एडवांस दिए जा रहे हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को तो नहीं दिए जा रहे। ओके, उसके अलावा रैकलेस एडवांसिंग तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें हमारे को देखना है। जो रिपोर्ट हमने बताया, ट्रू एंड फेयर देखना ही देखना है। IEE भी चलता है, इंफॉर्मेशन देखते हैं, बुक्स देखते हैं, ब्रांचेज उसके अंदर होती नहीं है, तो ये देखते हैं कि बुक्स आर इन एग्री, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, उसके अलावा मस्ती हमने देखा, मस्ती और देनी होती है, यानी एक स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है जिसको हमने नाम दिया मस्ती का।
क्या नाम दिया? मस्ती का। एम मीन्स misappropriation of property or any detection, any other matter by the registrar, okay, sums not accounted for, transactions contrary to the law, and irregularities. ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं। ओके, तो ये हमने देखा कोऑपरेटिव में। उसके बाद आ गया हमारा केवल एक चीज और छोड़ के कि बेटे जब हम करते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन आए और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए और देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसके अंदर बेटे वही, ये बिल्कुल कंपनीज एक्ट की नकल है। 4 चीजें जैसे हम 209 करते थे, इसी तरह बेटे यहाँ के सेक्शन 72 के अंदर, तो बेटे इसके अंदर हमें 4 चीजें रखनी होती हैं। रिसीट एंड पेमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटेन्स डिटेल्स अबाउट रिसीट एंड पेमेंट, शुड कंटेन अबाउट सेल एंड परचेज, शुड कंटेन डिटेल्स अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड if the multi-state cooperative society is engaged in production, processing or manufacturing, in that case it should contain detail about all the cost accounting types, all the information regarding the processing, manufacturing, etc. Okay, now जो appointment of the auditor है, तो सेक्शन 72 के अंदर बेटे जिस तरह हमने बताया स्टेट कोऑपरेटिव में कोई भी ऑडिटर हो सकता है, सीए भी हो सकता है, उसका स्टाफ भी हो सकता है कोऑपरेटिव का। लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट क्या कहती है कि ऑडिटर हमेशा क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। हमेशा ऑडिटर हमेशा क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर का काम कर सकता है। ऑडिटर हमेशा क्या होगा? ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। ही कैन नॉट बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, पार्टनर, ऑफिशियल्स, और who has indebted for more than 1000। उसके बाद बेटे वही हमारी जिस तरह कंपनीज के केस में होता है, फर्स्ट ऑडिटर 1 महीने के अंदर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम के अंदर अपॉइंट होगा। रिपोर्ट के अंदर 73(2) के अंदर जो हमारा एसबीआई डीपीएस है, इसमें से क्या होगा? एसबीपीडी, एसबीपीएस। ओके, ट्रू एंड फेयर में वही ट्रू एंड फेयर, और 73(3) के अंदर ट्रू एंड फेयर, एंड 73(4) के अंदर IEEE जो हम कंपनीज के अंदर करते थे वही होगा। ठीक है, इसके अलावा 3 सेक्शन 77, 78 एंड 79 के अंदर हमने आपको बताया स्पेशल ऑडिट, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ओके, तो ये आपका फिनिश होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट।